Hello everyone and welcome back to the revolutionary classes. I hope you're all doing well and your study are going smoothly. Today we are kicking off a new series on a vector algebra for the class 12th. Vectors are a fundamental concept in a mathematics and physics with application in a field of vector algebra like mechanics, electromagnetism and computer graphics. In this series, we will cover the essential topics like scalar and vector quantity, addition, subtraction, and multiplication of vectors, dot products and its application, cross product and its application, vector equation of a line and planes. Learn how the vectors are used in a real life, like in GPS and video gaming. If you have any doubts or questions, feel free to ask them in a comment section below or on our Instagram page. Thanks for being here. Let's dive into vector algebra. Physical quantities. तो physical quantities basically क्या है? Physical quantities which can be measured are the classified into two classes. तो physical quantities को दो क्लास में डिवाइड किया गया है. पहला क्या आता है आपका स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटीज. तो यहां पर हम समझेंगे स्केलर क्वांटिटीज क्या है और साथ में वेक्टर क्वांटिटीज क्या है. तो चलिए देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज के बारे में. तो स्केलर क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज कहलाते हैं जहां पर केवल और केवल क्या हो मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं होना चाहिए. तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. और दूसरे वर्ड में बात कर सकते हैं कि दे कैन बी फुली डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन. तो यहां पर स्केलर क्वांटिटीज को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. डायरेक्शन का यहां पर कोई भी इंडिकेशन नहीं होना चाहिए. तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं. तो कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं. तो एग्जांपल्स क्या है आपके पास गिवन है यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी एंड एटसेट्रा. तो हम यहाँ पर हम समझेंगे एक एक करके कि कोई भी जितने भी यहाँ पर क्वांटिटीज गिवन है स्केलर क्वांटिटीज क्यों है. ठीक है. तो पहला आपका आता है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटीज क्यों है. तो जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं कि मेरे स्कूल और मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है 500 मीटर है. तो क्या यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि मेरा स्कूल मेरे घर से किस डायरेक्शन में है? नहीं बता सकता, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता लग रहा है केवल डिस्टेंस पता लग रहा है कि इतनी दूरी पर मेरा स्कूल और मेरा घर है. मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि मेरे घर से मेरा स्कूल किस डायरेक्शन में है. तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये क्वांटिटीज या डिस्टेंस कैसा है यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटीज है. ध्यान रखिएगा. अब बात करते हैं स्पीड की बात करते हैं. तो स्पीड में जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे बाइक की जो स्पीड है कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है. 50 किलोमीटर पर आवर. तो मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूं. तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ? यहाँ पर 50 किलोमीटर केवल इतना ही इंफॉर्मेशन है. क्या इससे पता लग रहा है कि किस टाइम चल रहा हूँ? बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है. तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा जो 50 किलोमीटर पर आवर एक कैसा क्वांटिटीज है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज है. अब बात करते हैं मास की. तो मास मैं अपने खुद वेट की बात करता हूँ. मेरा मास कितना है मान लेते हैं 60 केजी. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मास और वेट में डिफरेंस है. तो अभी जो मास है वो मेरा वेट की बात कर रहा हूँ मैं. तो जो मेरा वेट है मान लेते हैं 60 टू 65 केजी की बात कर रहा हूँ मैं. 60 टू 65 केजी. तो मुझे बताइए क्या क्या यहाँ पर पता लग रहा है कि 65 ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में है? ये तो केवल क्वांटिटी बता रहा है ना कि इतने यूनिट 60 केजी यूनिट, इतना आपका मास है, इतना आपका वजन है. यहाँ पर डायरेक्शन का तो इंडिकेशन है ही नहीं. तो हम यहाँ पर समझेंगे कि मास हमारा कैसा क्वांटिटी से स्केलर की बात कर रहा है. अब जैसे बात कर रहा हूं मैं टाइम. तो अभी फिलहाल कितने टाइम हो रहा है जहां पर इस टाइम जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग के वक्त अभी के टाइम में जो है वो कितना है 4 AM. तो क्या आप बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में है 4 AM या वेस्ट डायरेक्शन में?
यहाँ पर तो डायरेक्शन का कोई इंडिकेशन ही नहीं है, क्योंकि 4 बजे हैं, रात के 4 बजे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसा क्वांटिटीज है, स्केलर है। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या है हमारा, अभी मान लेते हैं कि अभी टेम्परेचर 30 अराउंड है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इससे पता लग रहा है कि ईस्ट में है या वेस्ट में है? बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि टेम्परेचर एक फिक्स है, वो डायरेक्शन देख के मोशन नहीं करता, ठीक है। वो अपना एक यूनिट है, एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी एक कैसा क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। ऐसे ही एनर्जी भी आपकी एक कैसी क्वांटिटीज है, एनर्जी भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो यहां से जितने भी एग्जांपल आपके पास गिवन है, इससे हमें पता लगता है कि सारे के सारे जितने एग्जांपल हैं ये कैसे क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, जहां पर केवल मैग्नीट्यूड आता है, या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ही आता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज बेसिकली क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज इज द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वह क्वांटिटीज जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। यदि मैं बात करूं मैग्नीट्यूड को हटा दूं, केवल डायरेक्शन, तो क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा? नहीं। जब मैं बात करूं मैग्नीट्यूड को रख लेता हूं, डायरेक्शन हटा देता हूं, तो क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा? नहीं। अभी हमने डिस्कस करा था कि केवल मैग्नीट्यूड हो तो क्या बोलते थे, उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते थे। यहाँ पर क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। या मैं बोल सकता हूं कि इट कैन बाय अ मैग्नीफाइड इट कैन मैग्नीट्यूड अलोन, इट कैन नॉट बाय अ मैग्नीट्यूड अलोन। यहाँ पर मैग्नीट्यूड अकेला नहीं हो सकता। द डायरेक्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड, यहाँ पर डायरेक्शन मस्ट है, डायरेक्शन होना जरूरी है। बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड के हमारी जो क्वांटिटीज है वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं कहलाएगी। कुछ एग्जांपल आपके पास गिवन है। एग्जांपल्स में क्या देखें, एग्जांपल हो गए वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जितने भी ये सारे क्वांटिटीज हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्यों हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, अपने क्लास 9th में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ के आए होंगे। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता क्या है कि फाइनल और इनिशियल का जो डिस्टेंस होता है, फाइनल और इनिशियल का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। या मैं बोल सकता हूं शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यदि मेरा घर यहाँ पर है और मेरा स्कूल यहाँ पर है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूंगा? एक सीधा डिस्टेंस है, या शॉर्टेस्ट लेंथ बोलूंगा। तो फाइनल और इनिशियल का जो गैप है या डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ये हमारा क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट है। तो लेंथ भी पता लग रही है, मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा है कि इतने मीटर दूरी पर, या मैं बात कर सकता हूँ 500 मीटर है। अब मैं डायरेक्शन भी बता सकता हूँ कि मेरा स्कूल किस डायरेक्शन में है। तो इससे पता लगता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की बात करता हूँ। तो वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी क्या होता था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, अभी हमने डिस्कस करा। डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज। जब वेक्टर का आप स्केलर के साथ डिवाइड करेंगे, स्केलर कैसे? अभी हमने डिस्कस करा कि हमारा जो टाइम कैसी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज है। जब वेक्टर का स्केलर से डिवाइड करने पे क्या आता है? हमारा एक वेक्टर क्वांटिटीज ही आती है, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो वेलोसिटी हम बोल सकते हैं एक ऐसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ऐसी एक्सेलरेशन क्या है? ऐसी एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम भी एक कैसा है? हमारा एक वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, मोमेंटम की बात करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम भी होता है, एम बी। एम इज व्हाट? एम इज योर स्केलर क्वांटिटीज, एम मतलब मास, और वी यहाँ पर क्या है? वी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज है। जब स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करा जाता है तो एक आंसर क्या आता है? एक वेक्टर आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पी हमारा मोमेंटम हमारा क्या है? मोमेंटम हमारा एक वेक्टर
क्वांटिटीज है। तो यहाँ पर हम आगे समझेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ और डायरेक्शन और दोनों चीज डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। तो पहला क्या क्या है आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला तो यूनिट होना चाहिए। दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, जो क्वांटिटीज की कितने किलोमीटर या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं। और तीसरा क्या है अपना डायरेक्शन। जैसे मैं बात करता हूं कि एक एग्जांपल अपने पास गिवन है कि 5 किलोमीटर ईस्ट। तो मुझे बताना है कि क्या 5 किलोमीटर ईस्ट एक स्केलर क्वांटिटीज है या एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि सबसे पहले क्या क्या यहाँ पर चीजें गिवन है। तो 5 किलोमीटर आपका क्या है, 5 किलोमीटर आपका एक मैग्नीट्यूड है। क्या है यहाँ पर, एक मैग्नीट्यूड है, और 5 एक मैग्नीट्यूड है। और किलोमीटर क्या है यहाँ पर, यूनिट है। किलोमीटर के यहाँ पर क्या है, यूनिट। और ईस्ट क्या है आपका, ईस्ट आपका एक डायरेक्शन है। तो देखिए अभी आपने क्या किया कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, यूनिट जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी है और डायरेक्शन। और यहाँ पर 5 किलोमीटर ईस्ट यहाँ पर सारी चीजें डिस्क्राइब कर रही हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 किलोमीटर ईस्ट एक कैसी क्वांटिटीज है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इससे ये पता लगता है कि कोई भी क्वांटिटीज वेक्टर होने के लिए उसमें क्या क्या हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करा है। आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन किस किस वे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है आपका डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन में पहला आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ रखना है, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होता है बताइए, साउथ होता है। अब फिर इसके जस्ट राइट साइड में ईस्ट, और इसके अपोजिट में क्या होगा, वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। डायरेक्शन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब कभी भी क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्शन को ध्यान में रख के ही करेंगे, क्योंकि वेक्टर में ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को कुछ रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अ वेक्टर इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन बेयरिंग एन एरो। कोई भी वेक्टर है उसको हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा शो करते हैं, दिखाते हैं। तो क्या होता है देखिए, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड द ओरिजिन। कहता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, और एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हेड और टर्मिनस भी कहते हैं, और साथ में हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। तो हम लेते हैं एक रे लेते हैं। तो रे आपके पास गिवन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है देखिए यहाँ पर ओ। तो मैंने बोला कि जो ओ है हमारा वो ओरिजिन है, या टेल बोल सकते हैं हम उसे। और अपने पास एक पॉइंट है ए। ए क्या है अपना एक एंड पॉइंट है या टर्मिनल पॉइंट है। तो हमने क्या नाम दिया, हमने बोला कि इनिशियल पॉइंट, और अपना अपने यहाँ पर क्या है, एक टर्मिनल पॉइंट है। तो ओ ए क्या एक रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए बेसिकली यहाँ पर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा, इनिशियल ओ था और ए आपका क्या है, लास्ट पॉइंट है। ओ से ए के ऊपर आपको एक एरो का साइन बनाना है। कैसा साइन होना चाहिए, एरो का साइन होना चाहिए। और स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और यहाँ पर ए क्या है, लास्ट पॉइंट है। तो ओ ए एक क्या दिखाता है, एक वेक्टर फॉर्म दिखाता है। तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया, एक पी। और ध्यान रखना है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा जाता है, एक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है किसी भी वेक्टर को, और साथ में ऊपर एक एरो का साइन बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि P एक वेक्टर है और P कितना है, OA वेक्टर है। तो आपने क्या दिया, ध्यान दीजिए यहाँ पर P के ऊपर आपने एक वेक्टर लगा, देखिए एक साइन लगा हुआ है, एक एरो का साइन है, और OA के ऊपर भी एक एरो का साइन दे रखा है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा या तो आप ध्यान रखिए किसी भी कैपिटल लेटर के साथ ऊपर कर दीजिए एरो का साइन, या तो आप उससे बोल्ड लेटर में लिखिए। तो आपको पता है कि बोल्ड लेटर में लिखना मतलब बड़ा क्या है, बड़ा कष्टकारी काम है, क्योंकि आप बोल्ड करने के चक्कर में टाइम निकल गया। तो आपको करना क्या है, कैपिटल लेटर लिख के एरो का साइन बना देना। तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या है और क्या जरूरत है वेक्टर में, तो देखते हैं। तो आपके पास एक पॉइंट क्या है, ओ।
ओ यहाँ पर क्या है, एक ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, और एक पी पॉइंट है जो बेसिकली कहां पर है, स्पेस में है, जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना दे रखा है, एक्स वाई जेड, अब विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पी की वैल्यू है एक्स वाई जेड है, तो ओपी क्या दिखाता है, एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पर एक 3D ले लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 3D में मैंने एक पॉइंट क्या है, पी लिया है, पी एक पॉइंट लिया है, और ओ यहाँ पर क्या था, एक ओरिजिन पॉइंट था 0,0,0। तो ओपी क्या कहलाएगा यहाँ पर, ओपी, ओपी इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन, पोजीशन यही होता है ना कि किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप कितनी दूरी पर हैं या कितना डिस्टेंस है, या बता सकते हैं उसकी लोकेशन बता सकते हैं। तो पोजीशन बेसिकली क्या है, एक लोकेशन बताता है कि आप इस पॉइंट से इतनी दूरी पर हैं, तो वही आपका कहलाता है पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और जो पोजीशन मतलब जिस पॉइंट से रेस्पेक्टिव पॉइंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां तक लास्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस। जैसे मैंने यहाँ पर ओपी लिखा है, ओपी के साथ में क्या लगाया, ओपी वेक्टर के साथ मॉड लगाया, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं उसे, मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है ये, डिस्टेंस। तो ओ और पी के बीच की जो दूरी कहलाएगी या डिस्टेंस कहलाएगी, वही कहलाता है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा। तो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अपने क्लास 11th में यदि दो पॉइंट के बीच का गैप तो निकाला होगा या डिस्टेंस तो निकाला होगा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, दिस इज अ पॉइंट P1, P मान लेते हैं एक्स वाई जेड। दूसरा क्या है, P2 0 0 0। तो आपने एक डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला होगा यदि आपको याद होगा तो फॉर्मूला क्या था वो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, हम यहाँ पर निकालना है ओ और पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और आज साथ में क्या था, रूट भी था, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर x2 क्या है, x2 यहाँ पर x है, तो x माइनस जीरो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो क्या है, जेड स्क्वायर। तो इससे ये पता लगता है कि ओपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपी निकालने के लिए हमें दोनों के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। पॉइंट के बीच के फॉर्मूला लगा के आप दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ द फंक्शन, या सॉरी मॉडुलस ऑफ द क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, और अच्छे से समझेंगे वेक्टर के बारे में कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है, क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स का दूसरा जो नेम है उसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो इक्वल से एक चीज बात समझ में आ रही है कि सारे चीजें कैसे होंगी, सेम होंगे, सारे डायमेंशन सेम होंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज बोल भी सकते हैं कि इक्वल के लिए हमें कम से कम दो वेक्टर होने चाहिए। तो जब दो वेक्टर आपस में सारे डायमेंशन सेम होंगे तो हम बोलेंगे हमारा जो वेक्टर है वो कैसा है, इक्वल वेक्टर से। तो चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन अपने पास गिवन है कि टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, कोई भी दो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे ओनली व्हेन दे हैव द सेम या इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। तो कहता है कि हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है सेम हो और साथ में डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो चलिए फिगर के थ्रू समझते हैं। एक आपके पास रे है जिसको मैंने क्या बोला, एक अपने पास एक वेक्टर है, एक दूसरा है वेक्टर जिससे मैंने बोला बी वेक्टर है। तो यदि आप ध्यान दे होंगे कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है सेम है, मतलब कि सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और उनका जो डायरेक्शन या टर्मिनल पॉइंट है वो भी सेम, मतलब कि एक पैरेलल रखे हुए हैं, बट सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम पॉइंट तक लास्ट एंड कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, सेम लेंथ में है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए एंड बी हमारा कैसा वेक्टर है, ए एंड बी आर द इक्वल वेक्टर है। क्यों वेक्टर इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम डायरेक्शन में है। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो ए एंड बी इज अ इक्वल वेक्टर। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, तो हमारा जो लिखने का जो तरीका होगा वो होगा क्या,
a इज इक्वल टू बी, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b के फॉर्म में हम लिखेंगे। और मैंने क्या लिखा देखिए यहाँ पर, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। मॉड क्यों, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है तो लेंथ भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है इस बात के लिए, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि a और b इक्वल होने के लिए क्या है, सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। और नेगेटिव का दूसरा नेम क्या है, अपोजिट वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है कि जस्ट अपोजिट हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो टू वेक्टर्स आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड्स, कहता है कि कोई दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड में कैसे हो, इक्वल हो, सेम हो, बट अपोजिट डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो उसे कहते हैं अपोजिट वेक्टर्स। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था इक्वल में, तो सेम डायरेक्शन में था, और वही चीज क्या हो जाए, ए और बी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो चलिए समझते हैं फिगर के थ्रू। तो ए आपके पास देखिए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक बी वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने इसको बी लेट करा। तो आपने ध्यान दिया है कि डायरेक्शन केवल डिफरेंट है लेकिन लेंथ तो सेम है ना। यदि आप लेंथ की बात करें तो लेंथ तो दोनों की सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी कैसे हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो मैंने लिखा क्या कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शंस डिफरेंट होने के कारण, अदरवाइज सारी चीजें सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण मैंने माइनस लगाया। लेकिन जब मैं बात करूंगा मॉड की बात करूंगा, तो दोनों की जो लेंथ सेम है इस कारण से इक्वल के फॉर्म में लगाऊंगा, कोई भी माइनस या प्लस का साइन नहीं लगाऊंगा। आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है या मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए और बी कैसे हैं, नेगेटिव वेक्टर हैं, ठीक है, और या अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पैरेलल और लाइक वेक्टर के बारे में। अभी हमने डिस्कस करा इक्वल और नेगेटिव डिस्कस करा, अब पैरेलल और लाइक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है पैरेलल और लाइक वेक्टर। तो टू वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन, कहता है कि कोई भी दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में हो, बट यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। तो हम उसे कहेंगे पैरेलल और लाइक वेक्टर बोल सकते हैं। तो ए की लेंथ बी के कुछ टाइम्स हो या कुछ टाइम्स कम हो जाए, बढ़ सकती है घट सकती है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे पैरेलल और लाइक वेक्टर। तो चलिए समझते हैं रेस के थ्रू। तो एक आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास, बी वेक्टर है। तो यदि आप ध्यान दें कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जब लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर नोटिस करिए कि बी की जो लेंथ है, ब्लू लाइट वाली जो लाइन है, वो बड़ी है रादर देन ए की अपेक्षा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि A और B आर द सेम इन डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो आप लिख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक पैरेलल और लाइक वेक्टर है। यदि मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं कि जो B वेक्टर है वो क्या है, कुछ टाइम्स है, या बोल सकता हूं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A। तो यहाँ पर लैम्डा का मतलब क्या है, यदि मैं सपोज करता हूं कि जो वेक्टर B है टू टाइम्स है A के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सपोज में, अभी एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि कितना है, सपोज किया मैंने कि वेक्टर जो बी है टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है। तो यदि मैं दो गुना कर दूं ए को तो बी के बराबर आ जाए। तो लैम्डा यहाँ पर क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है जो बताती है कि कितने टाइम्स बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि पैरेलल है या आपका लाइक वेक्टर है। जैसे एक एग्जांपल आपके पास की मैंने कि मैंने एक 5 न्यूटन फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, फिर मैंने दोबारा फोर्स लगाया कितना, 2 न्यूटन टुवर्ड द ईस्ट। तो दोनों का जो डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड एक में 5 था दूसरे में कितना था, 2 न्यूटन था। तो देखा जाए तो ये आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है। तो अब चलते हैं डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वेक्टर के फॉर्म में। चलिए समझते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। तो जैसा नाम से पता लग रहा होगा कि यूनिट का मतलब है वन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो
इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड कहता है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कहता है कि लेटर के ऊपर क्या लिखना चाहिए, किसी भी लेटर में आप कैरेट ओवर कर दें। कैरेट का साइन कैसे होता है, चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो आपके पास एक एग्जांपल है, अ यूनिट वेक्टर इन अ यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए। कहता है कि कोई भी वेक्टर ए है जिसको हम यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप, उसे बोला जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको। तो आपको पता है कि एक वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर है, और वेक्टर में जनरली होता क्या है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। तो मान लिया मैंने यहाँ पर कि एक वेक्टर है जिसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल ए है, और एक क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो मैंने बोला भी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे बताइए ए कैप की वैल्यू कितनी आनी है। ए कैप की जो वैल्यू आएगी, वेक्टर ए में से आप क्या डिवाइड कर देंगे, मॉड ऑफ ए डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका रिजल्ट आएगा कितना आएगा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका यही है। ठीक है, तो आप वेक्टर में से मॉड डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या निकल आएगा, यूनिट वेक्टर निकल आएगा। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे 3D में कि कैसे हम समझेंगे कि कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और दूसरा क्या है, जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस आपके पास गिवन है। तो एक्स एक्सिस को जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आई कैप, वाई का क्या होता है, जे कैप, और जेड का क्या होता है, के कैप। तो एक्स वाई जेड से आप दिखा सकते हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर आई जे के एंड विच आर द यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखा गया है। ठीक है, जैसे एक वेक्टर अपने पास गिवन है, एक पॉइंट है पी, मैंने मान लिया 2 3 4। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ओपी को कैसे लिखूंगा, देखिए तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर मैंने मान लिया, और ए क्या है, बेसिकली दैट इज अ ओपी वेक्टर है। क्या है, ओपी वेक्टर। तो लिखने का तरीका क्या होगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो 2 3 4 यहाँ पर क्या है, 2 3 4 इज द मैग्नीट्यूड, और आई जे क्या है, डायरेक्शन है। ये एक्स एक्सिस को दिखा रही है, वाई को दिखा रही है, जेड को। तो मैंने क्या बोला, एक्स को आई कैप, वाई को जे कैप, और जेड को के कैप से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वेक्टर के बारे में। आपके पास वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर गिवन है। तो जीरो वेक्टर के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर क्या कहलाएगा। तो नाम से पता लग रहा है कि जीरो का मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा, जिसमें केवल और केवल डायरेक्शन होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोली है कि द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। ठीक है, जो कि क्या दिखाता है, बेसिकली केवल और केवल डायरेक्शन दिखाता है। और डायरेक्शन कैसा दिखाएगा, कोई भी डायरेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है नहीं। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक पॉइंट है, क्या पॉइंट बता रहा है कि किस डायरेक्शन में, या किसी भी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स्ड है नहीं। तो बोल सकते हैं कि एक जीरो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकता है, उसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। और रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, जीरो के ऊपर क्या लगा देना, आपको एरो का साइन बना देना। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात के लिए। और जीरो का जो मॉड कितना होगा, जीरो का मॉड हमेशा जीरो ही आने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि जीरो की आवश्यकता क्या है, वाई वी नीड जीरो वेक्टर। हम जीरो को क्यों स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। आपके पास एक वेक्टर ए है, यदि वेक्टर ए में यदि आप जीरो ऐड कर दो तो कितना आने वाला है। मैंने मान लिया वेक्टर ए कितना था, 2i प्लस 3j। यदि मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, जीरो। तो आपको पता है कि जीरो किसी भी नंबर में ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई भी चेंजेस नहीं करता है। तो आपका सेम रिजल्ट आएगा, कितना आएगा, 2i प्लस 3j आ जाने वाला है। ऐसे माइनस करने पे भी यदि आप a माइनस जीरो कर दो तो क्या आ जाएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा, 2i प्लस 3j आ जाएगा। लेकिन यदि यहीं पर क्या हो जाए, जीरो माइनस से हो जाए, जीरो वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाए, तो आपका साइन क्या हो जाना, बदल जाना है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट किस वे में है, आप उसके हिसाब से आप जीरो का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना इस बात के लिए। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर के बारे में। अभी हमने डिस्कस करा था पैरेलल और लाइक के बारे में डिस्कस करा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या यहाँ पर क्या गिवन है। अ वेक्टर विच हैव द सेम लाइन ऑफ द एक्शन, कहता है कि सेम लाइंस ऑफ द एक्शन बोला है, और यह बोल सकते हैं विच हैव द लाइंस ऑफ द एक्शन पैरेलल टू द सेम लाइन इज कॉल्ड द कॉलिनियर, या इसी को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। तो डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में लिखा हुआ है, तो चलिए इसको समझते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। तो एग्जांपल क्या अपने पास, मान लेते हैं आपके पास एक लाइन ए वेक्टर है और यहीं पर एक दूसरा वेक्टर मैंने उसी की जस्ट बगल पे ड्रॉ किया। देखिए दूसरा वेक्टर क्या है अपने पास, एक बी वेक्टर है, या एक तीसरा वेक्टर मैं लेट कर लेता हूं, एक और वेक्टर लेट कर लेता हूं, सी वेक्टर है। तो यदि आप ध्यान दें तो ए और बी सेम डायरेक्शन में, लेकिन जब हम ए और सी की बात करेंगे तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। लेकिन जब बात करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में तो है, अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं। डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो अब क्या लिख सकते हैं कि ए जो वेक्टर है वो लैम्डा टाइम ऑफ सी, लैम्डा क्या हो सकता है, लैम्डा इज पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। लैम्डा इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हो सकता है, तो इसे कहते हैं कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पर एक नोटिस करिए, यहाँ पर एक कुछ बात लिखी हुई है, क्या लिखी है, दे नीड नॉट टू सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन वो सेम प्लेन पर हो ऐसा जरूरी है, ध्यान रखना इस बात के लिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इसे, आपके पास एक वेक्टर ए था, यदि आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें एम ए, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक कॉलिनियर वेक्टर कहलाता है। जैसे आपके पास एक वेक्टर ए दे रखा था, कितना है 2i + 3j, यदि इसी पे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, 2a कर दूं, तो 2 क्या होगा, 2 पूरे नंबर में मल्टीप्लाई हो जाना है। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। 2 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 2i से करेंगे, कितना बनेगा 4i, फिर क्या बनेगा ये 6j। तो जो आपके पास जो रिजल्ट आया है दैट इज व्हाट, दैट इज अ कॉलिनियर वेक्टर आया है, दैट इज अ कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर के बारे में। अपने पास वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब है कॉपरेट करने वाला बोल सकते हैं, और इनिशियल एक ही पॉइंट हो। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करे और दो से ज्यादा, उसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एक पॉइंट ओ है जो इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शन ए की तरफ जा रहा है, एक बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, बी पॉइंट, एक अपने पास सी है। तो 3 वेक्टर आपने ड्रॉ करे ए बी सी। तो यदि आप ध्यान दें तो तीनों के तीनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों के तीनों ओ से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो बोलेंगे क्या, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर सी आर को इनिशियल, आर को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। ध्यान रखिए इस बात के लिए। अब हम बात करते हैं को प्लेनर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, को प्लेनर वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो को प्लेनर वेक्टर क्या होता है, 3 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड द को प्लेनर वेक्टर। 3 या 3 से ज्यादा जो वेक्टर हैं वो को प्लेनर कहलाएंगे। कब कहलाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, जब वो क्या हो, सेम प्लेन में हो, प्लेन अब एक ही प्लेन पे तीनों बने हो, 3 या 3 से ज्यादा, ध्यान रखिएगा, और दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, और उसी प्लेन में पैरेलल हो, उसे हम बोलेंगे क्या, कोप्लेनर बोलेंगे। यदि वो आपस में पैरेलल नहीं हो उस प्लेन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे सर, उसे नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको, हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो आपके पास एक 3D डायमेंशन शेप है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई है आपके पास, एक्स एक्सेस हो गया ये, दिस इज अ वाई एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ जेड, और एक ओरिजिन आपके पास गिवन है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी लेट कर लेता हूं मैं, और एक वेक्टर लेट कर लेता हूं सी। यदि आप ध्यान दें तो तीनों वेक्टर जो हैं, तो 3D में दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए, ये तीनों जो ए बी सी वेक्टर हैं वो तीनों के तीनों कहाँ बने हुए हैं, एक्स वाई डैश में बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं,
एक्स वाई डैश, या बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड में बने हुए हैं, एक ही उसी मतलब उसी प्लेन में बने हुए हैं, एक्स वाई प्लेन में बने हुए हैं, और तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे बने हैं, तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा यहाँ पर कि सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन पे बने गए हैं, कोई दूसरा प्लेन नहीं है, मतलब जेड एक्सिस में नहीं है या वाई पे नहीं है, वाई डैश और एक्स में है, तो मैं बोलूंगा ये कैसे हैं, ये सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर हैं। ठीक है, अब आपके पास एक लास्ट वेक्टर है जिसका नाम है फ्री वेक्टर, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो नाम से ही पता लग रहा है फ्री, तो फ्री होगा ही। तो देखते हैं फ्री वेक्टर क्या है। तो फ्री वेक्टर बेसिकली आपका क्या है, अ वेक्टर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन, जिसका जो पोजीशन है या बोल सकते हैं एक रेस्पेक्टिव पॉइंट से जो हम देखते थे किसी भी वेक्टर को, वो रेस्पेक्टिव पॉइंट है ही नहीं, वो फ्री है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, आर्बिट्री है, इनिशियल पॉइंट चेंज होता रहता है, इनिशियल पॉइंट उसका हर बार बदल रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे आर्बिट्री, ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं फ्री वेक्टर बोल सकते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस, जो भी आप कह सकते हैं टॉपिक है वेक्टर हमारा, उसके अंदर हम सारे के सारे फ्री वेक्टर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है, जितनी भी डीलिंग है, वो सारे के सारे फ्री वेक्टर के बारे में ही डिस्कस होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कस करा है, कई सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करा, रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करा, और टाइप्स में कौन कौन से हमने डिस्कस करे, इक्वल हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस करा, कॉलिनियर, को इनिशियल, को प्लेनर, लाइक अनलाइक, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। और अभी तक हमने वीडियो के अंदर केवल डेफिनेशन के बारे में ही डिस्कस करा है। अब जो अगली वाली जो वीडियो होगी, वो आपके प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और प्रैक्टिकल कैसे हम इसका यूज करेंगे वेक्टर का, उसके बारे में होगी। तो आप रेवोल्यूशनरी क्लासेस के साथ बने रहिए, और हम आपको ऐसे ही वीडियो, अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम और साथ में आपके कॉन्सेप्ट में हेल्प करती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।